हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक में आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम पूरा मतलब क्या कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम पूरी अपनी जो लुसेंट की जीके वाली बुक है, इस पूरी बुक को यानी कि जो सामान्य ज्ञान वाली आप बुक देखा होगा, नॉर्मली आप इसको पढ़ते हैं, इस पूरी बुक को हमें क्या करना है, याद करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, बिल्कुल एक का एक लाइन इसकी रटनी चाहिए, इस प्रकार से हमें इसको याद करना है। और यही उम्मीद करते हुए मैं ये बुक के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको आज के टॉपिक में प्राचीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, स्कॉलर्स निर्वाणा पर नए हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको चैनल से जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये सीरीज़ लाने का मेरा मोटिव ये है कि देखिए, आपको अगर लुसेंट की जीके की बुक याद होगी तो आप 90% सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब भी आप रेलवेज़ की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले इस लुसेंट की जीके को याद कीजिए। मतलब लुसेंट की जीके की बुक को याद कीजिए, आप इसे परचेस कीजिए, खरीदिए अपने नियरेस्ट स्टोर से। ठीक है, और काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप इसको याद करते हैं तो आपका देखिए कोई भी मतलब जो छोटे एग्जाम होते हैं वो निकालने में लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। और साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, मतलब अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक साबित हुई है। इसी के साथ मैं आज आपको इस सीरीज़ में लुसेंट की बुक को याद कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस बुक को पढ़ते हैं और अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, प्राचीन भारत पे, जो इस बुक का टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरीके से दूंगा और आपको बस अपनी बुक रखनी है अपने पास में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक खरीद लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, बहुत ही सस्ती आती है, 200 के अंदर ही अंदर बुक आ जाएगी। ठीक है, आप इसको खरीद लीजिएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के याद नहीं करना, हमें पूरी बुक याद करनी है। मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब आपको इसका आंसर लुसेंट की बुक से ढूंढना है, लुसेंट की बुक से ढूंढना है। तो देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बुक पढ़ के बताता हूँ, आप बुक अपने पास रखिएगा। मैं पहला इसका एक पैरा पढ़ के बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया, मैंने आपसे यही तो पूछा था। तो यहाँ से हमें आंसर मिला कि जो भारतीय इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है प्राचीन भारत। ठीक है, कौन सा भाग है? प्राचीन भारत। दूसरा वाला जो आपका भाग है ये आपका मध्यकालीन भारत है। ठीक है, और जो तीसरा भाग है इसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। और अगर आप मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो प्राचीन भारत वो समय था जिसको हमने हिंदू शासन के नाम से भी जाना, यानी कि इसको क्या कहते हैं, हिंदू शासन के नाम से जाना गया है। साथ ही साथ मध्य भारत को इसको मुस्लिम शासक के नाम से जाना गया, जबकि आधुनिक भारत को ब्रिटिश शासन के नाम से भी जाना गया है। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कीजिए कि भारतीय इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास हेतु प्राप्त स्रोत क्या हैं। तो देखिए कौन कौन से स्रोत हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 4 प्रकार के स्रोत प्राप्त हुए हैं। जो हमारी लुसेंट की बुक है इसके अनुसार 4 प्रकार के स्रोत प्राप्त हुए हैं। अगली लाइन में लुसेंट में ही लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होता है आपका धर्म ग्रंथ। ठीक है, कौन सा है? धर्म ग्रंथ। ठीक है, कौन सा धर्म ग्रंथ है? दूसरा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, फिर तीसरा है आपका यहाँ पर विदेशियों का विवरण। ठीक है, क्या है? विदेशियों का विवरण। और चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, 4 चीजें हैं जो क्या है,
प्राचीन भारतीय इतिहास के इतिहास हेतु प्राप्त स्रोत है। तो भारतीय ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं वो हमारे स्रोत हैं। स्रोत का काम करते हैं, इतिहास की जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए वेद आपके होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, लुशंड की अगली लाइन में दे रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं, एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहला है ऋग्वेद, ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, ठीक है, फिर उसके बाद है सामवेद और उसके बाद है अथर्ववेद। ठीक है, तो कौन सा है? अथर्ववेद है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन जो वेद है, ठीक है, आपको पता होगा ऋग्वेद। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे प्राचीन जो वेद है इसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला वेद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बाद वाला जो वेद है ये हमारा कौन सा है? ये आपका होता है अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, तो आप लिखते चलिए इसको। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको लूशन में किस प्रकार से रखा है। लिखा है ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये दे रखा है लूशन में। तो हम यहाँ पर अब इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको याद करेंगे। सबसे अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि 5वां वेद कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर कि जो 5वां वेद है वो कौन सा है? तो अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ कि जब जब भी आपसे, मतलब 4 वेद तो आपको पता होंगे। ठीक है, 4 वेद आप मुझे बताइए कौन कौन से? एक आपका होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका आ गया सबसे 5वां वेद। तो देखिए सबसे 5वां जो वेद है वो कहा गया है महाभारत को। किसको कहा गया है? महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए कि 5वां वेद किसको कहा गया? महाभारत को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो इसके बारे में बताते हैं। देखिए ऋग्वेद के जो रचयिता हैं इनका नाम है क्या नाम था? वेद व्यास नहीं, ऋग्वेद के रचयिता, एक मिनट आपको बताता हूँ क्या था। हाँ, विश्वामित्र। ठीक है, याद नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है, विश्वामित्र। ठीक है, तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो देखिए आपने महाभारत का नाम सुना होगा। ठीक है, महाभारत में कौन है? महाभारत के वेद व्यास हैं। ठीक है, याद रखिए वेद व्यास। ठीक है, इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास करके है। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। फिलहाल आप वेद व्यास रखिए। महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन है? वेद व्यास हैं। फिर उसके बाद अगला कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है, इसको भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, आगे आपका है देखिए महाकाव्यों की संख्या कितनी? तो यहाँ पर आंसर पहले ही लिख रखा है 2। ठीक है, इसको भी याद रखिए, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। अब आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से। तो देखिए एक तो आपका कौन सा हो गया? महाभारत है। ठीक है, एक कौन सा है? महाभारत है। और दूसरा कौन सा है आपका? रामायण। ठीक है, याद रखिए रामायण। ठीक है, तो 2 महाकाव्य आपको बता दिए, एक महाभारत और दूसरा कौन सा हो गया? रामायण हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? ठीक है, तो ऋग्वेद में आपको पता होगा पूरे पूरे कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और आपको बता देते हैं इसको पूरी तरीके से कि 10 मंडल में सब डिटेल से दिया गया है। तो इसके बारे में देखिए डिटेल से लूशन में नहीं दिया गया, पर आप कोई बड़े लेवल के एग्जाम के बुक पढ़ेंगे तो आपको सभी 10 मंडल के बारे में बताया गया है। जबकि इम्पॉर्टेंट केवल 10वां मंडल है, 9वां मंडल है,
इस चीज़ को याद रखिएगा। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 9वां मंडल है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, मतलब ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उनकी संख्या पूछिए कितनी है। तो यहाँ पर आप याद रखिए 10,462, ठीक है। तो 10,462 ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। कितनी है? 10,462 ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सूक्तों, ठीक है, सूक्त की संख्या कितनी है। तो देखिए सूक्त यहाँ पर कितने हैं? 1028। कितने हैं? 1028 कितने हैं? सूक्त हैं, इसको भी याद रखिए। ऋग्वेद में सूक्तकों की संख्या कितनी है? 1028। तो आप लूसेंट ले लीजिए सामने, उसको पढ़िए और उसके बाद आराम से ये करते ही रहिए, आपको गारंटी लूसेंट की पूरी बुक याद होने वाली है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल से, ऋग्वेद से के किस मंडल से देवता सोम का उल्लेख है। तो देखिए यहाँ पर देवता सोम का उल्लेख के बारे में पूछ रहा है। तो आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था, देखिए कौन से इंपॉर्टेंट है। एक आप याद रखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। अब यहीं पर जब आप बात करते हैं सोम की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके कुछ ही मंडल इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए जो नवा मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो किससे संबंधित है? देवता सोम से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? नवा मंडल। तो ऋग्वेद का क्या है? नवा मंडल देवता सोम से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो देखिए सोम देवता को, ठीक है, सोम देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। तो यहाँ सोम भी लिख के आता है, कहीं कहीं पे सूर्य भी लिख के आता है, ठीक है, तो याद रखिए। तो सूर्य देवता फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सूर्य देवता याद रखिए, शायद सोम नहीं होगा, ठीक है, सोम मैंने गलत बता दिया, सूर्य आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया। तो देखिए रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन, ठीक है, नहीं वो पूछा था सोम का। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्तक का वर्णन किया गया, पुरुष सूक्तक, ठीक है। जो पुरुषोत्तक समाज होता था वर्ण, कि ब्रह्मा जी के सर से, मस्तिष्क से, भुजाओं से, इस प्रकार का जो वर्णन है ये किस में दिया गया? 10वें मंडल में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पूरा लिखा था चतुष्ट वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जिसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी, ठीक है, जो हमने पूछा था ब्रह्मा जी, ठीक है, तो ब्रह्मा जी के 4 मतलब जगह थी, जैसे कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इनकी जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के किससे हुई है? मुख से हुई है, भुजाओं से हुई है, जांघाओं से हुई है और चरणों से हुई है। अगर बात पूछता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मुख से, भुजाओं से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति, जांघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जबकि शूद्रों की उत्पत्ति हुई है चरणों से। तो इस प्रकार से ये पूछता है और ये 10वें मंडल में दिया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसकी जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इनको नाम दिया गया है खिल। क्या नाम दिया गया है? खिल। तो इसको भी याद रखिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यवसायों, स्थितियों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद कराता है। तो देखिए कौन कराता है, यहाँ पर 2 बार कौन आ गया, यहाँ से कौन हटा दीजिए, विभेद कराता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर उसने पूछा है व्यवसायों, स्थितियों और किस चीज़ में दिया है, ठीक है, व्यवसायों, स्थितियों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में कौन विभेद कराता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है और इसका भी मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप याद रखिए जो विभेद कराता है ये है आपका धर्म सूत्र, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सूत्र, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि व्यवसायों, स्थितियों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद कौन कराता है? तो धर्म सूत्र कराता है। इसके बाद है वामन अवतार के पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। तो वामन अवतार के जो 3 पद हैं, ठीक है, 3 पदों के बारे में आपने सुना होगा, उसका जो प्राचीनतम आख्यान है वो कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद से। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से, ठीक है, इसको याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं।
तो इसके पाठ्यकर्ता को कहते हैं होत्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, ठीक है, पहले से ही। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए किसके बारे में पूछा? आर्य के बारे में। तो आर्य की किसके बारे में जो मिलती है? राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से क्या होता है? आर्य की राजनीतिक जानकारी और इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चतुष्वर्ण के बारे में किस में दे रखा है? 10वें मंडल में। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? 10वां मंडल, ठीक है। और ये भी क्या है इसका आंसर? ऋग्वेद। इस 10वें मंडल के बारे में किस में दिया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो यहाँ पे इसको याद रखिए कि चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि का स्रोत क्या है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो देखिए इंद्र के लिए 250, ठीक है, यानी कि हमको ऋग्वेद में 250 बार इंद्र नाम मिलता है, ठीक है। तो इंद्र नाम हमें यहाँ पर कितनी बार मिलता है? 250 बार। फिर उसके बाद है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन मिलता है? तो देखिए अग्नि के लिए जो वर्णन मिलता है ये मिलता है 200 बार, ठीक है। तो 250 बार किसके लिए? इंद्र के लिए है, और 200 बार किसके लिए है? अग्नि के लिए। तो यहाँ पर आपके 24 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो देखिए वैदिक साहित्य के बाद किसका स्थान है ऋग्वेद में? ब्राह्मण का, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है, याद रखिए शतपथ, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है। तो वैदिक साहित्य के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के में ऋग्वेद के बाद हमें शतपथ ब्राह्मण से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्वर, ठीक है, सस्वर पाठ तथा बलि के अनुपालन के नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा यजुर्वेद, ठीक है। तो जो बलि है उसके बारे में हमें कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और इसमें जैसे गाया जाता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से इसको गा के करते थे, मतलब बहुत ही अच्छे सुर और मतलब पाठ के साथ इसको गाया जाता था यजुर्वेद को। साथ ही साथ इसमें बलि का अनुपालन के बारे में भी बताया गया है। 27वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो देखिए यजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता थे इसको कहते थे अध्वर्यु, ठीक है, लिख दे रहे हैं अध्वर्यु, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु, ठीक है, याद रखिए यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। फिर अगला क्वेश्चन है 28वां, कह रहा है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो ये भी आंसर यही हो जाएगा, सेम यजुर्वेद, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो इसको भी याद रखिएगा, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? इसमें गाया जाता था, ठीक है। अच्छा गाना किससे स्टार्ट करते थे? गाना, तो गाना गाने के लिए हमको क्या बोलना पड़ता था? सा रे गा मा। तो इसको जब बोलते थे तो किससे स्टार्ट करते थे? सा से, सा, और यहाँ पे भी क्या है? सा। तो सामवेद से सारे गामा, ठीक है, यानी कि गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, ठीक है। तो इसी को मतलब क्या कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है सामवेद को। और मतलब अब यहाँ पर जो आप सीखते हैं ना सारे गामा पाधा निसा, तो ये भी यहीं से मिलता है, सामवेद से ही मिलता है। फिर इसके बाद है सामवेद के पाठकों को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकों को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं उद्रातु। क्या बोलते हैं? उद्रातु। सामवेद के पाठकों को क्या बोलते हैं? उद्रातु, ठीक है, इसको याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। अभी मैंने बताया था सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। फिर उसके बाद है अथर्ववेद, ठीक है, अर्थवेद लिखा, अथर्व हो गई है, ठीक है। अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? तो अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो देखिए इसको लिखा था अथर्वा ऋषि ने। किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि। तो इसको याद रखिए, लिख दे रहे हैं अथर्वा ऋषि ने इसको क्या करा था? लिखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा अथर्वा ऋषि, ठीक है।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33, लिखा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्र के आपने लेखक के बारे में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ है, मैंने इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिखा है, ये अथर्ववेद है और ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, याद रखिए, ऊपर वाला क्या है अथर्ववेद, नीचे वाला क्या है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे ये। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है, विष्णुगुप्त। ठीक है, और बाद में इनको मतलब क्या कहा गया, चाणक्य भी कहा गया है। ठीक है, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तो तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। साथ ही साथ अथर्ववेद के बारे में पूछता है तो इसको लिखा था अथर्वा ऋषि ने। ठीक है, इस अथर्ववेद में बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे रोग निवारण, ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महामात्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ये सब लूशन में लिखा हुआ है, आप उसको रखिए। ठीक है, याद करिए, आपको मुझे लूशन याद करानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लिखा है अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रांकरणों में विभाजित था। तो देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रांकरणों में विभाजित था। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अथर्ववेद की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र जो था, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कितने अधिकरण और प्रकरण थे। तो इसके आप अधिकरण और प्रकरण के लिए अगर बात करें तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में 11 अधिकरण, ठीक है, और प्रकरण कितने थे, एक मिनट रुकिए जरा। हम्म, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित था। तो याद रखिए, ये कितना था, 15 अधिकरणों में था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने देख के बताया अभी, 15 अधिकरणों, ठीक है, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों, ठीक है, 180 प्रकरणों में विभाजित था। तो इसको याद रखिए। अर्थशास्त्र मैंने इसलिए बताया यहाँ पर ताकि आपको अथर्ववेद याद आ जाए। ठीक है, तो अथर्ववेद हो गया। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो गए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में था, तो ये 15 अधिकरणों में था। और कितने प्रकरणों में था, तो ये देखिए 180 प्रकरणों में था। साथ ही साथ अब देखते हैं यहाँ पर किस ग्रंथ से मौर्यकालीन युग की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, सिंपल सा आपका आंसर है, किस ग्रंथ से मिलती है, तो ये आपका कौन सा होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन युग की जानकारी मिलती है। इससे हमें विशेषकर जो मौर्यकालीन इतिहास था उसके बारे में पता चलता है, और वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमें पता चलता है अर्थशास्त्र से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, लिखा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो देखिए, संस्कृत, हम बात करें संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, कल्हण। ठीक है, और ये कल्हण के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक थी राजतरंगिणी में। ठीक है, राजतरंगिणी में। ठीक है, तो याद रखिए, राजतरंगिणी इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें इन्होंने क्या करा था, संस्कृत साहित्यों का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया था। ठीक है, अच्छा, और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए कश्मीर का इतिहास से रिलेटेड है। किससे, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए कि जो राजतरंगिणी है, कल्हण के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है अगला कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक क्या है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक क्या है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पुराणों की, तो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है आपकी मत्स्य पुराण। ठीक है, याद रखिए क्या नाम है इसका, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है आपकी मत्स्य पुराण।
फिर इसके बाद बात करते हैं विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो देखिए विष्णु पुराण की अगर हम बात करते हैं तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे है? मौर्य वंश से विष्णु पुराण। ठीक है, इससे याद रखिए विष्णुगुप्त किसके समय में थे? मौर्य वंश, मौर्य के ही समय में तो थे। ठीक है, फिर उसके बाद है मत्स्य पुराण। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण है आपकी आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है, किससे है? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, तो याद रखिए आंध्र सातवाहन वंश से कौन से संबंधित है? मत्स्य पुराण संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिए विष्णु पुराण आपके मौर्य वंश से हो गए, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो 40वां क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, याद रखिए। ठीक है, वायु हमें पता ही नहीं चलती, गुप्त चलती रहती है एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जातक। ठीक है, क्या आंसर है इसका? जातक। याद रखिए जातक। ठीक है, तो जातक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो कि हीनयान से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिए जातक। ठीक है, तो हीनयान से संबंधित है। और फिर उसके बाद आपका देखिए कथा वस्तु किसका प्रमुख ग्रंथ है? ये भी हीनयान का है। ठीक है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु और जातक। ठीक है, तो याद रखिए। फिर इसके बाद हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? ठीक है, किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए जब आपसे क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। जबकि जो कथा वस्तु है यह हीनयान से संबंधित, मतलब बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित एक ग्रंथ है। और इसी कथा वस्तु में, ठीक है, कथा वस्तु में बुद्ध के जो जन्म है, मतलब जो जीवन चरित्र है, उसके बारे में बताया गया है। तो भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र हमें किससे मिलता है? कथा वस्तु से। जबकि इनके पूर्व जन्म की कहानी में किससे मिलती है? जातक से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन, लिखा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सी है? तो देखिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्मृति ग्रंथों में। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक आपकी मानी जाती है मनुस्मृति। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका मनुस्मृति, जो क्या है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ठीक है, और ये जो मनुस्मृति होती है ये किस काल की है मैं आपको बताता हूँ, ये शुंग काल की है। ठीक है, ठीक है, ये शुंग काल से संबंधित है मनुस्मृति, तो इसको एक्स्ट्रा में याद रखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग के विषय में कौन जानकारी देता है? तो देखिए गुप्त युग पूछ रहा है। ठीक है, तो गुप्त युग के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है नारद स्मृति से। किससे मिलती है? नारद स्मृति से। ठीक है, अब आपको देखिए थोड़ा सा बताते हैं कि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपने पढ़ा था वायु पुराण, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, पर उससे जानकारी मिलती है या नहीं मिलती यह हमसे नहीं कहा गया, पर हमें नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये बात यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बना कि जैन धर्म है जिसका हमारा मतलब प्रारंभिक इतिहास मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्पसूत्र। ठीक है, आंसर क्या हो गया? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो अभी मैंने पीछे बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्हण। ठीक है, तो राजतरंगिणी एक ऐसी बुक थी, ठीक है, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी और ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। साथ ही साथ इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती थी। और सबसे मेन बात कि सबसे पहले जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध से लिखा था वो कल्हण के द्वारा लिखा गया था। तो ये हमारे यहाँ पर थे अब तक के 47 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो 48वां क्वेश्चन है वो लिखा है कि चचनामा के लेखक कौन थे? तो देखिए चचनामा जो थी वो लिखी गई थी अली अहमद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद। ठीक है, तो याद रखिए चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। और ये किस देश के थे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अरब के थे ये। ठीक है, तो अरब के ये यात्री मतलब लेखक थे
जिन्होंने चचनामा नामक पुस्तक लिखी और इसमें क्या दिया गया है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किया गया कि अरबों ने कैसे जो सिंध विजय की उसके बारे में दिया गया है चचनामा बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन थी। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की जो प्रथम पुस्तक थी, ठीक है, तो संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, वो थी अष्टाध्याय। ठीक है, तो अष्टाध्याय हमारी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक थी और ये व्याकरण की बुक थी। ठीक है, किसकी थी, व्याकरण की बुक थी, इसको भी याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, जो अभी हमने बताई थी बुक उसी की पूछा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे पाणिनि। ठीक है, नाम है पाणिनि। ठीक है, तो याद रखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की महान पुस्तक है, मतलब बहुत ही फेमस पुस्तक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे। ठीक है, पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो यहां पर आप याद रखिए पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आंसर क्या है इसका, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ये क्या है, पतंजलि से संबंधित है, तो देखिए इनके पुरोहित थे। ठीक है, याद रखिए। आगे है इंडिया के लेखक कौन थे, इंडिया नहीं होगा ये इंडिका होगा। ठीक है, मैं इसको सही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है इंडिका के लेखक कौन थे, तो देखिए इंडिका के जो लेखक थे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिका के जो लेखक हैं इनका नाम है मेगस्थनीज। आपने सुना होगा मेगस्थनीज के बारे में। तो मेगस्थनीज जो थे उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज। ठीक है, तो याद रखिए इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। ठीक है, फिर इसके बाद है मौर्य युगीन समाज के बारे में किसने लिखा था, तो जाहिर सी बात है मौर्य युगीन समाज के बारे में किसने लिखा होगा, इंडिका में लिखा गया है और लिखा किसने है, मेगस्थनीज ने। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये इन्होंने अपनी बुक किसमें लिखा है, इंडिका में लिखा है। ठीक है, तो इसको याद रखिए इंडिका में मेगस्थनीज ने मौर्य युगीन समाज के बारे में बताया था, जबकि मैंने जो अर्थशास्त्र बताई थी वो किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, और उसमें राजनीतिक गतिविधियों के बारे में ज़्यादा बताया, प्रशासन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक आ गई हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका जो लिखी थी, ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक है, हिस्टोरिका नामक जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और इसको लिखा गया था एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनको हम इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इतिहास के पिता, और इनका नाम था हेरोडोटस। ठीक है, याद रखिए हेरोडोटस। ठीक है, तो ये क्या है, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था, ये भी याद रखिए, और बहुत ही फेमस व्यक्ति थे ये। ठीक है, और इस बुक की जो रचना की थी वो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत के और फारस के संबंध के बारे में वर्णन किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बुक काफ़ी ज़्यादा अफवाहों पे आधारित थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए भारत का भूगोल किसने लिखी थी, तो यहाँ पर एक और बुक आ गई भारत का भूगोल, और इसको लिखा था टॉलमी ने। किसने लिखा था, टॉलमी ने। भारत का भूगोल किसने लिखी है, टॉलमी ने लिखी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्लिनी। ठीक है, क्या नाम है, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी, इसको भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कयंगुर तथा तयंगुर के लेखक कौन है, इनका नाम है तारानाथ। ठीक है, क्या नाम है, तारानाथ। तो ये एक तिब्बती लेखक थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, तारानाथ कौन थे, एक तिब्बती लेखक थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो तारानाथ ने कयंगुर एवं तयंगुर की रचना की, इसको भी याद रखिए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है हमारा भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है, तो देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं की बात कर रहा है कि ऐसा जो विवरण है वो किस में मिलता है। तो देखिए आपको मैंने इतने सब कुछ बता दिए। ठीक है, इंडिका बता दिया आपको मैंने, कौन सी मतलब भारत का भूगोल क्या बताया, हिस्टोरिका क्या बताया। अब ऐसा मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबसे ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण मिल रहा है। अभी मैंने आपको देखिए कई बार इसका जिक्र किया कि जिसमें भारतीय ऐतिहासिकों का कथाओं का
क्रमबद्ध, ठीक है, क्या कहा गया है, क्रमबद्ध विवरण मिलता है, ठीक है। तो कई सारी बुकें हैं, इसका आंसर बहुत सारा होता है, ठीक है। तो कई सारी बुकें हैं जिसमें क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है। और सबसे इसका जो बेस्ट आंसर था, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था पीछे कि एक तो राजतरंगिणी जो सबसे अच्छी बुक थी, जिसमें क्या मिला था, भारतीय इतिहास की कथाओं का क्रमबद्ध अध्ययन मिल रहा था। फिर इंडिका हो गई आपकी, इसमें भी क्या मिल रहा था, क्रमबद्ध अध्ययन मिल रहा था। तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे मत याद रखिए कि भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन सबसे अच्छा किसमें मिल रहा है, तो ऐसे मत करिए याद इसको, ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता किसको माना गया है। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं पुराण की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो अब यहाँ पर जब हम पुराणों की बात कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि देखिए पुराण की अगर हम बात करें तो देखिए पुराण भी लिखे थे। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराणों के जो रचयिता थे, देखिए अभी मैंने आपको 3 पुराण बताई, एक कौन कौन सी थी, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो इसमें जो पुराण के बारे में लिखा गया था, तो पुराण एक ऐसे ग्रंथ होते थे, मतलब जिसमें प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता था। और इनके जो रचयिता होते थे वो ऐसे, मतलब नाम मैं पहले बता रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहले इनका नाम लिख लीजिए, लोमहर्ष, ठीक है। पुराणों के जो रचयिता इनको क्या कहा गया, लोमहर्ष कहा गया है। अब इसके बारे में सुनिए, जो पुराण थे, ठीक है, मैंने भी आपको 3 पुराण बताए, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और कौन सा था, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और तीसरा कौन सा था, विष्णु पुराण, ठीक है। 3 पुराण बताए। तो इनके रचयिता अलग अलग होंगे, पर पुराणों के रचयिता किसको माना गया, लोमहर्ष। और ये जो लोमहर्ष थे, इनके पुत्र थे, क्या नाम था इनका, उग्रश्रवा, ठीक है, इनका नाम है उग्रश्रवा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आंसर आता है लोमहर्ष और कहीं कहीं पे आता है इनके पुत्र उग्रश्रवा। तो इसको भी याद रखिए। तो यहाँ पर आप 99% आंसर लगाएंगे उग्रश्रवा, ठीक है। तो उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों की कुल संख्या कितनी थी, 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18। और सबसे प्राचीन और सबसे जो मान्यता प्राप्त पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित था, आप बताइए, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था मत्स्य पुराण। तो ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि जो अधिकतर पुराण है, ठीक है, वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो देखिए जो पुराण थे, ठीक है, मैं फिर से यहीं पर बात कर रहा हूँ, जो पुराण है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इसके जो रचयिता था वो कौन थे, लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा। अब यहीं पर अगर बात करें पुराण जो अधिकतर लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए, तो ये जो भाषा थी इनकी पुराणों की भाषा थी, ये कैसी थी, प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है। कैसी भाषा थी, प्राकृतिक। और लिपि कैसी थी, ये यहाँ पर नहीं पूछा है। तो देखिए लिपि और भाषा इन दोनों में बहुत फर्क होता है, तो इसको भी याद रखिए कि पुराण जो थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो पुराण प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है। अरबों की जो सिंध विजय है, मतलब अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो अरबों की सिंध विजय है इसके बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है। तो सिंध विजय की जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है चचनामा से। किससे मिलती है, चचनामा से। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है, चचनामा से। और चचनामा के लेखक कौन थे, अली अहमद। क्या नाम था, अली अहमद, ठीक है। तो याद रखिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा था मुझे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, क्या आ गया ये, एक मिनट, हाँ चला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो इसका आंसर है मेगास्थनीज, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये आंसर हो गया। और ये किसका लेखक मतलब था, इंडिका का लेखक था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो मेगास्थनीज हो गया। फिर उसके बाद है सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डाईमेकस। क्या आंसर हो जाएगा, डाईमेकस, ठीक है। तो डाईमेकस हो गया सीरिया नरेस एंटियोकस का
राजदूत। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है सीयू की से कौन संबंधित है। सीयू की एक बुक है जो कि लिखी गई थी हुएन सॉन्ग के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? हुएन सॉन्ग के द्वारा लिखी गई है सीयू की। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हुएन सॉन्ग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो देखिए जब हुएन सॉन्ग क्या आता है, भारत पर आता है, उस वक्त पूछा गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस वक्त उसके कुलपति कौन थे। तो देखिए जब मतलब मैं थोड़ी सी कहानी बताऊं उससे पहले मैं आपको देखिए मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। देखिए होता क्या है, हुएन सॉन्ग किसके समय में आया था? देखिए हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और यहाँ पर लगभग 15 वर्षों तक के ठहरा था और वापस चीन लौट गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय आपका पड़ता था बिहार में। इसने बिहार में अध्ययन किया और वहाँ से कई सारे बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर वो चीन लेके चला गया। जब मतलब ये जो भी इसने भारत में मतलब घूमा और भ्रमण करा, उसको एक मतलब किताब लिखी जिसका नाम था सीयू की, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो सीयू की जो थी वो इसी भारत वृत्तांत मतलब जो भारत भ्रमण था इससे संबंधित है और यहीं पर मतलब क्या रहा, ठहरा वहरा सब इसी सीयू की में बताया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि ह्यूएन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के समय के कुलपति कौन थे। तो इनका नाम था आचार्य शीलभद्र, ठीक है। और आचार्य शीलभद्र के समय में ही वो क्या कर रहा था, यहाँ पर इस विद्यालय में पढ़ता रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि केवल हुएनसॉन्ग ने आकर यहाँ पर पढ़ाई की थी। तो देखिए भारत के दो प्रसिद्ध मतलब विश्वविद्यालय थे जिसमें एक नालंदा विश्वविद्यालय था, दूसरा था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीसरा था आपका विक्रमशील विश्वविद्यालय। तो ये 3 विश्वविद्यालय थे भारत के जो कि बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध थे। यहाँ पर विश्व से तमाम बच्चे क्या करते थे, पढ़ने आया करते थे और पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और अपने ज्ञानों को इकट्ठा करके वो विश्व में प्रसार किया करते थे। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारत में और उन्होंने आक्रमण करा और इन सभी विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया। यहाँ पर केवल पड़ोस से ही नहीं बल्कि बहुत विदेशों से मतलब अमेरिका और यूरोप के भी मतलब छात्र आकर पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसा लिखा गया है, ठीक है, पर आपको लिखने में नहीं मिलेगा। अच्छे खासे मतलब जो अच्छी खासी तैयारी करेंगे जब आप IAS PCS लेवल की, तब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले जो सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया था वो किया था यवन शासकों ने। जो यवन शासक आए उनने क्या करा, सिक्कों पर लेख लिखने का काम करा। अगला है सर्वप्रथम रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोमन सिक्कों की। तो जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे वो कई जगह से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, जो रोमन सिक्के की हम बात कर रहे हैं, तो रोमन सिक्के, ठीक है, ये कहाँ से मिले थे? क्या था, अरीकमेडू? कहाँ से? एक मिनट, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। अरीकमेडू होगा इसका आंसर। चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा फिलहाल, ठीक है। और कहाँ से सिक्के मिले आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, इसका आंसर आएगा तो मैं याद दिला दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए इसको बोलते हैं एपिग्राफ। क्या बोलते हैं? एपिग्राफ। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफ, ठीक है। तो एपिग्राफ, एपिग्राफी कुछ भी कह दें, आप इसको याद रखिए। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। तो इसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख है, यहाँ पर क्या हुआ है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है मतलब जो भारत का नाम भारत लिखा गया है वो यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये जो अभिलेख है इसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। क्या नाम है? भीतरी स्तंभ लेख। यहाँ से क्या मिलता है? हूण आक्रमण के बारे में हमें मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन है, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है। तो देखिए दुर्भिक्ष, ठीक है, जो दुर्भिक्ष की जानकारी देता है इस अभिलेख का नाम पूछा है। तो यह है आपका सोहगोरा अभिलेख। क्या नाम है? सोहगोरा अभिलेख, ठीक है। तो दुर्भिक्ष की जानकारी किससे मिलती है? सोहगोरा अभिलेख से मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आया कि पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का
मानव की जीविका क्या थी। तो देखिए पूर्व पाषाण काल में पूछा है कि मानव की जो जीविका थी वो क्या थी। तो इसका आंसर आप याद रखिए, पूर्व पाषाण काल में क्या खाता होगा मानव। ठीक है, तो याद रखिए किस पर आधार थी, तो सीधे सीधे वो कृषि पर तो डिपेंड होगा नहीं पूर्व पाषाण काल में। तो पूर्व पाषाण काल में क्या करता था, मांस मछली खाता होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर याद रखिए कि पूर्व पाषाण काल था, यहाँ पर जो मानव की जीविका का आधार क्या था, मांस मछली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आग का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रखिए नवपाषाण काल में। कब हुआ है, नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहिए स्थायी निवास कृषि एवं कुत्ते को पालतू किस काल में बनाया गया। तो देखिए पहिए, ठीक है, कुत्ते को, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कृषि एवं कुत्ते को पालतू किस काल में बनाया गया। तो ये भी किस में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। ठीक है, तो याद रखिए नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। फिर इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो सबसे पहले देखिए तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, तांबा का। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। इसको याद रखिए, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, पहले ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का प्रथम औजार कुल्हाड़ी किस धातु का। ठीक है, किस धातु की धातु का स्थान कौन सा था। अच्छा सॉरी, मनुष्य का प्रथम औजार कुल्हाड़ी की धातु जो थी उसका स्थान कौन सा था। तो देखिए ये मिली थी आपको अतिरम पक्कम से। अतिरम पक्कम, ठीक है, एक जगह थी अतिरम पक्कम। ठीक है, तो अतिरम पक्कम जगह थी। यहाँ से जो कुल्हाड़ी बनाई गई थी, कुल्हाड़ी बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी, अतिरम पक्कम से, जो तांबा मिला था उससे बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अन्न का उत्पादन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि अन्न का जो उत्पादन था वो किस स्थान से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो अन्न मतलब जो हम कृषि करती हैं, कृषि बनाते हैं, कृषि करते हैं, उसके लिए जो अन्न होता है उसका उत्पादन कहाँ से हुआ है। तो ये जो है आपका हुआ है, याद नहीं आ रहा है मुझे, कृषि का प्रथम, तो चलो इसे छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। कृषि द्वारा अपनाई गई प्रथम फसल कौन सी थी। तो कृषि द्वारा जो प्रथम फसल अपनाई गई थी, ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूँ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी, और कहीं कहीं पे जौ भी लिख के आता है, तो आप इसको याद रखिए गेहूं है। ठीक है, तो गेहूं अपनाई गई थी और साथ ही साथ जौ अपनाई गई थी। ठीक है, तो कृषि के द्वारा अपनाई गई प्रथम फसल कौन सी है, गेहूं और जौ। ठीक है, और ये जो पिछला क्वेश्चन था, अन्न का उत्पादन किस स्थान से हुआ, तो ये मेहरगढ़ से हुआ है। ठीक है, याद रखिए मेहरगढ़। ठीक है, कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं आता है। ठीक है, मेहरगढ़ से हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखिए जो पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है ये पल्लावरम नामक स्थान पर हुई है। कौन से स्थान पर हुई है, पल्लावरम। ठीक है, तो पल्लावरम नामक स्थान पर हुई है। 80वां क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर उसने पूछा है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर, तो इसका आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यह आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से कौन सी प्राप्त हुई है। तो इसका नाम है अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि क्या थी। तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, तो सिंधु सभ्यता थी आपकी 2400 से लेकर, ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, कहाँ तक की थी आपकी, ये थी आपकी 1700। ठीक है, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक के सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, लिखा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी, ठीक है, एक की थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था राय बहादुर, क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो ये क्या था, इनका पूरा नाम था, और इन्होंने ये जो खोज की थी वो की थी 1921 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1921 में इस खोज को किया गया था। फिर अगला है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख निवासी कौन थे।
तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख निवासी थे, ठीक है, तो इनको देखिए क्या कहा जाता था, द्रविड़, ठीक है, क्या आंसर है, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय कहा जाता था, ठीक है, तो ये भी याद रखिए भूमध्य सागरीय, ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख निवासी थे। फिर इसके बाद हमारा 85वां क्वेश्चन है, लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, तो ये आपके देखिए पाकिस्तान में खोजे गए थे, ठीक है, कहाँ पर खोजे गए हैं, पाकिस्तान, ठीक है, तो सर्वाधिक जो स्थल हैं वो कहाँ पर खोजे गए हैं, पाकिस्तान में खोजे गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हम अगर बात करें तो एक तो पाकिस्तान तो आपको मैंने बेसिकली बता दिया, आंसर ये हो जाएगा, पर अगर पाकिस्तान में पूछे गए कि कहाँ कहाँ खोजे गए तो बहुत सारी जगह थी। एक तो आपका बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और भी कई सारी जगह हैं, तो यहाँ पर कौन सा था, बलूचिस्तान में कौन सी जगह थी, सुत कांगीडोर, ठीक है, तो याद रखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, तो सिंधु सभ्यता के बहुत सारे बंदरगाह थे, उसमें से सबसे प्रमुख था वो था आपका लोथल, ठीक है, याद रखिए कौन सा था, लोथल सबसे प्रमुख बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लोथल सबसे प्रमुख बंदरगाह था, और इसके बाद एक और बंदरगाह यहाँ पर मिलता है, उसका नाम है सुतकोटदा, ठीक है, सुतकोटदा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सुतकोटदा, दो आंसर हो गए। तो लोथल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लोथल आप जरूर याद रखिए, भले आप सुतकोटदा भूल जाएं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 87 क्वेश्चन है, देखिए खत्म होने वाले हैं, लिखा है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, कैसी थी, भाव चित्रात्मक, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। अगला है ग्रिड पद्धति को सर्वप्रथम किस सभ्यता ने अपनाया, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रिड पद्धति है उसको सबसे पहले किसने अपनाया, तो सिंपल सी बात है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो ग्रिड पद्धति को भी किसने अपनाया होगा, बताइए किसने अपनाया होगा, सिंधु वासियों ने, सिंपल आंसर हो गया, ठीक है, तो याद रखिए सिंधु सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, और इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रिड पद्धति को भी किसने अपनाया है, सिंधु सभ्यता ने ही अपनाया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधववासी मिठास के लिए क्या उपयोग करते थे, तो ये शहद का प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे, शहद का। फिर इसके बाद सैंधववासी यातायात हेतु किसका उपयोग करते थे, तो देखिए भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे या बैलगाड़ी का, ठीक है, तो भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी, और इसके मतलब शास्त्र भी मिले थे, ठीक है, एक मतलब खिलौना मिला था जो बैलगाड़ी टाइप का था, उसमें आगे की तरफ एक बैल बंधा हुआ था, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरती को उर्वरता की देवी कौन मांगता था, तो देखिए धरती जो है उसको उर्वरता की देवी कौन मानता था, तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा वासी थे, वो धरती को क्या करते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता के लिए पूजनीय था, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि वो भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी क्या करते थे, यातायात के लिए प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अब यहाँ पर पूछा है कि कुबड़ वाला जो सांड था वो किस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था, तो देखिए आपने देखा होगा एक बैल होता है और एक कुबड़ वाला सांड होता है, जिसके पीछे की ओर क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो जो कुबड़ वाला सांड होता है ये पशुओं में सबसे ज़्यादा मतलब पूजनीय था, और इसी मतलब सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, इसको पूजते थे। तो हम सिंपल यार सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता ही आंसर होगा, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग इसको पूजते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो देखिए स्वास्तिक के बारे में पूछा है, तो देखिए स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से आया है, किससे आया है, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह आया है। फिर अगला है, सैंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो अब यहाँ पर पूछा है ये कौन से कपड़े पहनते थे, तो देखिए सूती कपड़े पहनते थे, ठीक है, प्लस ऊनी होते थे, ये सूती होते थे प्लस कौन से होते थे, ऊनी होते थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, काले रंग से डिजाइन लाल बर्तन किसके हैं,
तो देखिए काले रंग से लाल रंग के जो बर्तन है वो किसके हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। जो मतलब ये होता था ना, जैसे एक तो जो मतलब बर्तन मिले हैं वो तो आपके सिंधु सभ्यता के हो गए, हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कई प्रकार के बर्तन के बारे में पूछा कि जैसे लाल मिट्टी, नीली मिट्टी, डिज़ाइन किए हुए बर्तन। तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर क्या है, काले रंग से डिज़ाइन लाल बर्तन, मतलब काले रंग की डिज़ाइन है और बर्तन कैसे हैं, लाल, ठीक है। तो यहाँ पर डिज़ाइन कैसी की गई है, काले रंग की, और लाल बर्तन, ठीक है, याद रख सकते हैं, लाल बर्तन और डिज़ाइन कैसी, काले रंग की। तो ये जब आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, इसका आंसर कैसा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। पर अगर यहीं पर पूछ ले कि जो काले बर्तन होते थे, मतलब केवल मतलब लाल, मतलब डिज़ाइन नहीं होती थी, तो वो आ जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। तो देखिए पर्दा प्रथा पूछ रहा है और वैश्यावृत्ति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ पूछा है, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति किसके समय में प्रचलित थी, तो ये भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। तो याद रखिए सिंधु सभ्यता में ये भी प्रचलित थे। फिर अगला क्वेश्चन है, शवों को दफनाने की प्रथा थी सिंधु सभ्यता में, ठीक है, शवों को दफनाने की प्रथा थी सिंधु सभ्यता में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पर क्या थी, जलाने की प्रथा थी, ठीक है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्या होता है, जब भी अगर आपसे पूछता है केवल शवों को दफनाने की प्रथा थी, तो ये आएगा आपका हड़प्पा में, ठीक है, किस में आएगा, हड़प्पा में। अगर आपसे क्या आएगा, जलाने की, ठीक है, किसकी, जलाने की, तो ये आएगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, किस में आएगा, मोहनजोदड़ो। पर अगर ये दोनों होती हैं, मतलब शवों को क्या करा जाएगा, दफनाया भी जाएगा और जलाया भी जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता का तो हिस्सा है ना हड़प्पा सभ्यता, तो बस सिंपल आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि शवों को जलाने की प्रथा किसमें थी, तो यह भी मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो में शवों को क्या करते थे, जलाते थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो अलग अलग करे जाएं तो मोहनजोदड़ो में जलाया जाता है, हड़प्पा में क्या कर सकते हैं, दफनाते हैं। पर सैंधव सभ्यता में कैसी प्रथा थी, दोनों प्रथाएं थी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, किस सभ्यता में शवों को जलाने तथा दफनाया जाता था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सैंधव सभ्यता, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता में शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। अब यहीं पर अगला क्वेश्चन है कि युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं। तो देखिए दो जगह थी, एक तो ये आपका बंदरगांव गया लोथल, ठीक है, तो लोथल बंदरगाह, प्लस दूसरी एक और जगह थी कालीबंगा, ठीक है। तो ये जो दो जगह थी, यहाँ से क्या मिलता है, शवों को जलाने और दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से शवों को जलाने और दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आज के मैंने आपको 100 क्वेश्चन पूरे करके दिए हैं। अब आपको मैं कल मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, आगे इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, फिर कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी थी। और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना देखिए, पूरी वीडियो जरूर देखिए, आपको गारंटी से लूसेंट अब याद होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं आपको नए सवालों के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।